मित्रों, जिया जिनके साथ एक ऐसी मेरी जीवन की धारा है कि मैं बचपन से लगाकर अब तक उसी में जीता रहता हूँ। और इन बुज़ुर्गों की याद करके, जो हिंदी साहित्य के बुज़ुर्ग हैं, उनकी याद करके मेरी आँखों में रोशनी आ जाती है। आपसे साझा इसलिए करता हूँ कि आपको भी अपने हिंदी साहित्य के महापुरुषों की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ कि आप दिन भर इसी में लगे रहें, अपने थोड़े बहुत कामों को करें। इस उद्देश्य से मैंने ये चैनल को प्रारंभ किया और आपसे साझा भी करता हूँ। हो सकता है आपको न पसंद आता हो कि एक ऐसी महागाथा है बेमतलब कि जिनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है। आने वाली शताब्दियाँ इनको हमेशा याद करेंगी और भले ही इनका सार्वजनिक स्वरूप इतना व्यापक न हो, लेकिन हिंदी के इतिहास में, हिंदी साहित्य के वैभव में इनका नाम जरूर होगा। आइए देखते हैं श्री नरेश मेहता की आगे की कहानी। पिता की नौकरी के स्थानांतरण के कारण श्री नरेश मेहता 4 वर्ष की वय से ही चाचा के साथ रहने लगे। पिता श्री बिहारी लाल मेहता अत्यंत शांत, विनम्र तथा संतोषी वैष्णवी थे, किंतु चाचा शंकर लाल मेहता एक उदारमना सामंती व्यक्तित्व के धनी थे। श्री नरेश जी के व्यक्तित्व में दोनों का समन्वय मिलता है। 4 वर्ष के बालक के अंदर विपरीत परिस्थितियों ने स्वप्नदर्शी बना दिया। उत्तर कथा उपन्यास के दोनों खंडों में अध्ययन से स्पष्ट है कि वस्तुओं का अभाव कालांतर में भरा जा सकता है, किंतु संबंधों की आत्मीयता का अभाव एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। उज्जैन के माधव कॉलेज में इंटरमीडिएट के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद से काशी विश्वविद्यालय हिंदी में एमए करने के साथ ही वाराणसी में ऋषिवत आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और पंडित नंद दुलारी वाजपेयी के सानिध्य में उनमें वैदिकता के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और आगे चलकर वेद तथा उपनिषदों के माध्यम से वैष्णव संस्कार का विकास हुआ। बालपन में साधनों का अभाव तथा चाचा की अनुशासनात्मक परिधि के कारण ये सामाजिक बुराइयों से दूर हो गए और अंतर्मुखी एकांत प्रियता के नैसर्गिक आनंद का ग्रहण करना प्रमुख संकल्प हो गया। बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं 20 वर्ष की आयु में जब अनाम वाराणसी जैसे स्टेशन पर उतरा तो उस दिन का प्रातःकाल का वह क्षण आज भी मेरी स्मृतियों में उतना ही ताज़ा है। ये आश्चर्यचकित थे कि जो कुछ उनके जीवन में घटित हुआ उसके उपरांत वह कैसे बने रहे। वास्तव में पारिवारिक संपन्नता की कहानियाँ सुनते हुए साधनों के अभाव में श्री नरेश जी बीतरागी होने के साथ ही अध्यवसायी हो गए। बड़ी दीदी के सानिध्य में पढ़ाने की बात होती थी। इनका पल्लवन, काशी तथा इलाहाबाद में हुआ और बच्चन, नरेंद्र, महादेवी तथा पंडित सुमित्रानंद पंत के काव्य संसार से सन 1940 तक परिचित हो चुके थे। श्री नरेश जी की सृजनात्मक दिशा का संपूर्ण श्रेय अपने गुरुदेव आचार्य केशव प्रसाद मिश्र की प्रेरणा से मानते थे। सन 1942 के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकार द्वारा वारंट जारी किया गया। यदि वो माला में रह जाते तो पिता को नौकरी से हाथ धोना पड़ता। छात्र आंदोलन तथा कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी में 15 वर्षों तक सहभागी रहे। दिल्ली में ट्रेड यूनियन के साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे और बाद में कृति मासिक पत्रिका में संपादक का दायित्व निभाते हुए पत्रकारिता में सक्रिय रहे। दोहरी प्रतिबद्धता के उपापोह में उत्सव पुरुष नरेश मेहता जी आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर 6 वर्षों तक कार्यक्रम अधिकारी का कार्य करते रहे और अंत में काशी, लखनऊ, नागपुर, दिल्ली होते हुए सन 60 में स्थायी रूप से सृजनात्मक लेखन को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर इलाहाबाद में बस गए। इलाहाबाद का नाम आते ही उनमें एक खुशबू फैलने लगती है। वो मगन हो जाते हैं। अपनी पुस्तक शब्द पुरुष अज्ञेय के संदर्भों की चर्चा करते हुए कहने लगे कि मेरा संपूर्ण महाभारत इलाहाबाद में ही घटित हुआ।
वर्तमान इलाहाबाद कल का बीता हुआ इलाहाबाद है, इसलिए शायद उन लोगों को असुविधा होती होगी जो उस कल के इलाहाबाद में जी रहे हैं। वैसे तो यह राजनीति का केंद्र रहा, किंतु 40 से 70 के मध्य साहित्य का केंद्र बिंदु रहा। भले ही नगर के बड़े बड़े बंगले सप्रू तथा कक्कड़ जैसे दिग्गज पंडितों के रहे हों, परंतु इलाहाबाद की आत्मा तो निराला पंथ महादेवी से लेकर हेकड़ीबाज, परमलीय, कमाल, कलमबाज और जड़ भरत प्रगतिशील लेखक ही थे। विगत 15 वर्षों में यह शहर कितना भयावह वासन है, इसे वही समझ सकते हैं जो प्रायद्वीप वाले इस शहर के विशाल बूढ़े पेड़ों के संसानों और विक्टोरियन लाल बड़े बंगलों की संभाव्यताओं के बीच निर्जर एकांत सड़कों पर एक संकल्प, एक स्वप्न और एक सक्रियता बनकर रहा हो या गुजरा हो। जब जब मैं घर के नाम पर कल के एक साहित्यिक मक्का इलाहाबाद आता हूँ तो शायद शंकरगढ़ के आगे विंध्या के अंतिम पथरीले पथ को उतर कर जैसे ही यमुना ब्रिज आता है और क्षितिज में मकानों की एक लकीर सी खींची दिखने लगती है जो किले पर जाकर गांठ बन जाती है, जो लगता है जैसे अपने भीतर के कांच पर किसी ने हीरे लगी कलम से एक रेखा खींचती है और आपका हिस्सा निशब्द हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया है। घर लौटने पर सारा उत्साह सुख जैसे एक विषाद में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? ऐसा लगता है कि दो मेधावी महानदियों के बीच बंधा घिरा कल तक एक नगर कहीं खो गया है। सच तो यह है कि इलाहाबाद का उजड़ना साहित्य की केंद्रीयता का उजड़ना था, जिसका कि स्थान कालांतर में न तो दिल्ली ही ले सकी और न ही आँख खोलता शहर भोपाल। सचमुच हमारे भीतर के इलाहाबाद का खंडित होना एक ऐसी साहित्यिक मूल्यवत्ता का खंडित होना है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सम्मान या पुरस्कार से नहीं हो सकती। उत्सव 1989, तुम मेरा मौन हो 1982, अरण्या 1985, पिछले दिनों नंगे पैर 1989 जैसी काव्य कृतियों के लिए नरेश मेहता को हमेशा याद किया जाएगा। उत्तरगाथा उपन्यास तथा संशय की एक रात काव्य नाटक इस शताब्दी के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं। श्री नरेश मेहता समर्थ कवि, कथाकार और चिंतक होने के साथ ही उन्हें समर्थ नाटककार भी माना गया। संशय की एक रात जैसी कालजयी कृति से काव्य नाटक जगत को अनंत संभावनाएं प्राप्त होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हैदराबाद के श्री शेषेंद्र शर्मा ने लिखा है कि श्री नरेश मेहता की काव्य कृति उत्सवा सारी स्त्रजित वस्तुओं का एक महान कुंभ है और श्री नरेश जी की कविता आधुनिक भारतीय कविता में न केवल देवदार का व्यक्तित्व ही रखती है बल्कि हमारे जीवन के तांडव का रक्त लास्य भी है। इस सदी में श्री नरेश मेहता जी ने 10 काव्य संकलन, 5 खंड काव्य, 8 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 4 नाटक और एकांकी की पुस्तकें हैं, 2 विचार निबंध, 2 संस्मरणात्मक आलोचना की पुस्तकों के अतिरिक्त एक यात्रा वृत्तांत पुस्तकाकार में प्रकाशित हो चुका है। बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे सार सृजनात्मक लेखन का संपूर्ण श्रेय आचार्य केशव जी को है, जिन्होंने भाषा को मूल्यवत्ता का बोध कराया। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए लेखन करना कठिनता की बात है। सृजनात्मक लेखन के लिए प्रतीक्षा करता हूँ। मैं तो मात्र निमित्त हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ वह वैसे मेरी बात को रहस्यवादी समझकर ध्यान नहीं देंगे, किंतु यह ध्रुव सत्य है कि मैंने लेखन नहीं किया है। उत्सवा की भूमिका में मैंने पहले ही कह दिया कि कविताओं ने सचेतना है, यही कि कविता का कोई कर्ता नहीं होता और यदि कोई है तो वह स्वयं अपनी आत्मकर्ता है, स्वयं सृष्टा है। कवि केवल प्रस्तोता होता है।